Hello everyone, welcome to Unstoppable. I hope you are doing well guys. द हिंदू न्यूज़ पर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और इसमें हम बातचीत करेंगे बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना? तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा बिग अपडेट है, वो बात करेंगे राज्यसभा ने फाइनली जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसे पास कर दिया है और कल लोकसभा ने पास कर दिया था। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि क्या सच में वाक़ई में महिलाओं को ये बिल अधिकार दिला पाएगा? तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। उसके बाद दूसरा जो न्यूज़ होने वाला है ये वीज़ा सर्विस जो पॉज़ कर दिया गया है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना? तो ये क्या है मुद्दा और बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ है। फिर यहाँ पे जो कावेरी वाटर क्राइसिस है या कावेरी वाटर जो थ्रेट है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि कमिटी के द्वारा क्या कहा गया है। और फर्स्ट पेज पे बस इतना ही है। उसके बाद और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपके लिए नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर के आया हूँ, ठीक है ना? तो इसमें सारी चीज़ सारे पॉइंट्स एक-एक पॉइंट्स को बातचीत करेंगे कि क्या है, नहीं है, ठीक है? वियना कन्वेंशंस के ऊपर बातचीत करेंगे। तो अब आइए शुरू करते हैं और एक-एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जैसे-जैसे डीप में जाएँगे वैसे-वैसे हमारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना? और ज़्यादा हम लोग इंक्रीज़मेंट करते जाएँगे, ओके? तो चलो गाइज़ देखते हैं सबसे पहले कि वुमेन कोटा बिल डिक्लेयर इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर वोट इन सपोर्ट, ठीक है ना? देखो गाइज, कल लोकसभा में परसों लोकसभा में 20 तारीख को लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया था। यानी कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है उसको लोकसभा में 20 सितंबर को पास किया गया था और फाइनली 21 सितंबर को इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवा लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट थे, यानी कि कल के डेट में प्रेजेंट थे मात्र 214 लोग और इन सभी लोगों ने वोट किया, ठीक है ना? जितने भी मेंबर प्रेजेंट थे उन सभी लोगों ने वोट किया इस बिल के पक्ष में। तो फाइनली लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये बिल पास हो गया है और अब पास होने के बाद अब प्रेसिडेंट महोदय अपना इस पे असेंट देंगे और फाइनली ये जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया, वो ये किया गया कि संविधान संशोधन किया गया है 128वां और ये संविधान संशोधन क्या कहता है, तो आप जानो। 128वां जो संविधान संशोधन है, इसका कहना बस इतना सा है कि देखो सर, ये जो नारी शक्ति वंदन यहाँ पे जो आरक्षण बिल है, वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है या अब एक्ट कह लो, ये अभी लागू नहीं होगा। यानी कि अभी जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है, उसमें लागू नहीं होगा, बल्कि जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद ये लागू होगा। यानी कि आप कह सकते हो 2029 के आसपास वाले, जब 2029 में फिर से इलेक्शन होगा राज्य लोकसभा का, तो वहाँ पे ये लागू किया जाएगा। इस बिल का नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अभियान, ठीक है ना? तो अभी मैं न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अपर हाउस में ये पास हो चुका है, लोअर हाउस में भी पास हो गया है और वहाँ के जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने मतलब कि काफ़ी यहाँ पे कहा कि भैया ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट है और अपोजिशन मेंबर ने भी इसके बारे में कुछ बातें कही है और टोटल जो यहाँ पे देखोगे 72 स्पीकर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन वगैरह किया है, ठीक है? लेकिन अभी इस बिल का थोड़ा-सा हम लोग डिस्कशन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखो, बिल का जो नाम दिया गया और जो ये बिल लाया गया, ठीक है ना? तो इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है ना? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम दिया गया। तो नाम तो काफ़ी तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, आप सभी दर्शकों को, आप सभी दोस्तों को, कि ऐसा नहीं है कि बिल नया है, ठीक है ना? इससे पहले भी इस बिल को लाया गया था और बहुत सारी सरकारों ने कोशिश करा था कि महिलाओं का जो पॉलिटिक्स में योगदान है, वो काफ़ी कम है, तो उनको पॉलिटिक्स में योगदान उनका बढ़ाया जाए। क्योंकि अब अदर क्षेत्र में देखो, तो महिलाओं का कहीं न कहीं अदर क्षेत्र में योगदान अच्छा खासा है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में देखो, चाहे आप रेलवे सेक्टर में देखो, चाहे आप इसरो में ही देख लो। तो ये सारी जगहों पे महिलाओं का योगदान बहुत ही अच्छा है। बट अगर बात पॉलिटिक्स की आती है, बात राजनीति की आती है, तो यहाँ पे महिलाओं को पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। तो अब सवाल यहाँ ये था कि भैया इसे कैसे पूरा किया जाए? तो फाइनली इस गवर्नमेंट ने नारी शक्ति वंदन अभियान मिशन को लाई
और यूँ कहा जाए स्कीम को लाया और महिलाओं को एक आरक्षण दिया गया है और ये रिजर्वेशन दिया गया है इसलिए ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जाए इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन देखो गाइज़, ये बहुत सारे सवालिया निशान भी छोड़ता है और ये सारे सवालिया निशान मैं आपके समक्ष भी छोड़ूँगा और वो ये है कि चलो ये आपने बिल लाया, महिलाओं को आपने आरक्षण दे दिया पॉलिटिक्स में आपने आरक्षण दे दिया। कहाँ-कहाँ पे आपने आरक्षण दिया है? तो आपने लोकसभा में दे दिया, ठीक है ना? लोकसभा में दे दिया, स्टेट असेंबलीज़ में दे दिया एंड फाइनली एक और है दिल्ली की जो यूटी है, यानी कि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज़ का जो यहाँ पे जो विधानसभा है वो उसमें भी प्राप्त हुआ है। तो 3 है जगह, इसको याद रखना, लोकसभा, ठीक है ना? उसके बाद आपका स्टेट असेंबलीज़ एंड दिल्ली स्टेट असेंबलीज़ में भी दिया गया है, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। तो ये 3 जगह है जहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये पॉलिटिक्स आम जो जन महिलाएँ हैं, जिनका सच में समाज में अच्छा खासा योगदान है, क्या उन्हें ये बड़ी-बड़ी जो भी पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं, क्या उन्हें सीट दे पाएँगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल यही है गाइस। या ये सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका ताल्लुक ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी से रही है या उनका जो मतलब कि जो रिश्ता है वो ऑलरेडी किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से है या वो किसी लीडर की वाइफ़ हैं या बहन है या सिस्टर हैं या बेटी हैं। क्या उन्हीं के बीच में ये सीट बँट कर के रह जाएगा? या एक गाँव की आम जन महिला भी चाहे तो वो खड़ी होकर के लड़ सकती हैं और महिलाओं के अधिकार की माँग कर सकती हैं, क्या इन्हें ये सीट दे पाएँगी? या यहाँ पे भी महिलाओं को मतलब कि बस सिर्फ़ कह दिया गया कि हम दे रहे हैं और वो सिर्फ़ कागज़ी रह जाएगा। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो आपके समक्ष मैं छोड़ता हूँ, आने वाले टाइम में इसका हल हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना? उसके बाद इस बिल की और क्या खूबसूरती है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं था, ना स्टेट असेंबलीज़ में थी, ठीक है ना? द विधानसभा में था और ना ही लोकसभा में था। तो अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने दोनों जगह पे पहले आरक्षण दे दिया। अब 33% महिलाओं को यहाँ पे पार्टिसिपेशन इनका करना ही पड़ेगा और यहाँ पे उनको इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अभियान जो है अधिनियम है, सॉरी अधिनियम है नॉट अभियान, अधिनियम है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया और दोनों मतलब कि हाउसेस से पास भी करवा लिया गया है और ये बहुत बड़ा ये चेंजेज़ है। काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रहा था कि हाँ, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिक्स में दिया जाए और फाइनली ऐसा हो भी गया। उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन जब एक्सरसाइज होगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद जो 2029 में फिर से जब इलेक्शन होगा तो उस समय दिया जाएगा कि ये जो 128वां जो बिल आया है वो ये कहता है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें हम अभी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे, तो इस बात को भी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि 33% जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन जो वुमेन्स के लिए प्रोवाइड किया गया है उसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को भी रखा गया है और साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका अल्टरनेटिव नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल भी इसको कहा गया है, तो इस बात को ये दोनों को याद रखना, ठीक है ना? और उसके बाद कंक्लूज़न में क्या है, तो कंक्लूज़न में बस यही है कि अब महिलाओं को बहुत अच्छा खासा अब पार्टिसिपेशन देखने का मिलेगा, आपको लोकसभा में और विधानसभा में और साथ ही दिल्ली के विधानसभा में, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ये अधिनियम, ये एक्ट, ये आपका आरक्षण बिल तो मेरे को तो बहुत ही खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा है एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब गाइज़ हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो यहाँ पे वीज़ा के लिए यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी, तो फाइनली आप देखोगे तो कनाडा में क्या हुआ है कि कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज हुए हैं और वहाँ पे जो इश्यूज हुए हैं उसमें जो हमारे देश का जो यहाँ पे आप देखो MEA है, ठीक है ना? इसको कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम टेम्परेरी रूप से मतलब कि जो वीज़ा है उसको इशू करने से रोक रहे हैं और ये टेम्परेरी बेसिस से रहेगा कि टेम्परेरी बेसिस पे हमने इस वीज़ा को, ठीक है ना, जारी हम नहीं करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल के लिए रोका जा रहा है।
रीज़न क्या दिया गया है? तो रीज़न ये दिया गया है कि अभी हम सिक्योरिटी जो थ्रेट है उसको वो फेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वीज़ा अभी इश्यू नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पे जो आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देखो तो जो खालिस्तान के जो टाइगर फ़ोर्स से चीफ़ हरदीप सिंह निज्जर हैं, उनका मतलब कि उनको मार दिया ग उनको उनको मार दिया गया। मतलब कि किसने मारा है, नहीं मारा है, अभी किसी ने भी इस चीज़ का ये नहीं लिया, ठीक है ना? लेकिन मारने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे। इश्यू होने के बाद डिप्लोमैटिक इश्यूज़ भी आने लगे और इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कनाडा को ये कहा गया है कि भैया देखो सर, ऐसा है कि आपको अपहोल्ड करना पड़ेगा वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस को। क्योंकि आप वियना कन्वेंशंस को मानोगे ही मानोगे, अगर ये वियना कन्वेंशन को अगर नहीं मानते हो तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। और इस तरीके से हाई कमीशंस ने अपना वो सब कुछ करा है, ठीक है ना? लेटर वगैरह भेजा है। अब यहीं से बात निकल के आता है कि भैया ये वियना कन्वेंशन क्या है? तो वियना कन्वेंशन के ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं कि वियना कन्वेंशन है क्या? देखो ये वियना क्या है? तो वियना एक जगह है। कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया में है। देखो एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आप देखोगे तो जर्मनी के पास आप देखोगे तो जर्मनी से ये अपना क्या बाउंड्री शेयर करता है ऑस्ट्रिया। तो इस बात को याद रखना। साथ ही ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अडॉप्ट किया गया 18 अप्रैल 1961 ईस्वी को। ये क्या है? ये फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है और ये मॉडर्न डिप्लोमेटिक लॉ है, ठीक है ना? तो 3 चीज़ें आप देखो, ये तो पहला फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द मॉडर्न डिप्लोमेटिक लॉ है और ये इंस्टीट करता है गवर्न डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। बड़ी बात ये है कि जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कैसे होंगे और किस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, इसके बारे में वियना कन्वेंशन बात करता है। पर्पस बस इसका इतना सा है कि देखो अगर मान लो कि भारत का हाई कमीशन अगर कनाडा में है और कनाडा का हाई कमीशन अगर भारत में है, तो कनाडा के यहाँ जो हमारे देश का जो हाई कमीशन है या एम्बेसडर है, ठीक है ना? तो उनके ऊपर कनाडा ऐसा नहीं है कि भैया उनको अरेस्ट कर ले और उनके ऊपर धाराएँ वगैरह लगा करके और उनके खिलाफ चार्जेस लगा करके और यहीं पे कनाडा में ही उनके खिलाफ वो मतलब कि प्रोसीडिंग चलाने लगे। एक्चुअली में ये कहता है कि जो भी डिप्लोमैट है, वियना कन्वेंशन कहता है कि जो भी डिप्लोमैट जिस देश में है, उस देश को वो मतलब कि वो उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस व्यक्ति को जिस देश से आया है उस देश में उसको सेंड करे और ना कि उसके ऊपर वो प्रोसीडिंग चलाए अपने देश में, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि कन्वेंशन आउटलाइन प्रोवाइड करवाता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्लोमैट एंड एम्बेसीज इन द होस्ट द कंट्रीज, ठीक है? तो ये उस कंट्री को आपको भेज देना है, ना कि अपने देश में ही उसके खिलाफ चार्जेस वगैरह लगा करके और उसको सजा दे देनी है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है। तो यही एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मैंने आपसे बात किया। तो अभी वुमेन के ऊपर बातचीत किया, वियना कन्वेंशन के ऊपर बातचीत कर लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिफ्यूज़ कर दिया है क्या चीज़ को? तो जो कर्नाटक यहाँ पे आप कावेरी वाटर का जो आप प्रॉब्लम देखते हो या क्राइसिस देखते हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है और इसको कहा है कि आप खुद से बैठ कर के इस मुद्दे को सॉल्व कीजिए। आप देखो तो कावेरी वाटर इश्यू है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है और ये क्या है? तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से है और इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे जो रेगुलेशन कमिटी बनाई गई है, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी बनाई गई और ये संस्था क्या करती है? तो ये मतलब कि ये संस्था और WMA यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमिटी, ये दोनों संस्थाएँ मिल करके इस बात को मतलब कि सिक्योर करती है कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए, यानी कि कर्नाटक को कितना मिलना चाहिए और तमिलनाडु को कितना मिलना चाहिए। क्योंकि बेसिक नीड होता है वाटर और वाटर को इस तरीके से बाँटा जाना चाहिए कि दोनों राज्यों को सही से काम हो सके, दोनों राज्यों के लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है ना? तो इसी मुद्दे पे एंटायर थिंग्स थे जिसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है टॉप अपडेट में। तो यहाँ पे देखो ये तो मतलब कि कह सकते हो कि सामाजिक तौर पे जिस तरीके से महिलाओं को हरास किया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे देश में इतने स्ट्रॉन्ग लॉ के बावजूद भी इस तरह की घटनाएँ घटती हैं, जो कि सच में अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है?
यहाँ पे देखो तो जो वीज़ा सस्पेंड किया गया है उसको लेकर के अभी हाई टेंशन बना हुआ है और पैनिक आया हुआ है पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये भी एक छोटे-मोटे एग्ज़ामिनेशन में आपको काम आ सकता है कि कर्नाटक में जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज़ में, बहुत कम है साउदर्न स्टेट में। अगर साउथ ईस्टर्न स्टेट में आप देखो तो सबसे कम कर्नाटक में है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबलीज़ में, तो ये अच्छी बात तो नहीं है फिर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है जो कि अच्छी बात है, माफ़ करना दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि देखो आधार को मैंडेटरी तौर पे नहीं लिया जाएगा कि बच्चों के एडमिशन जब होगी बच्चों की जब एडमिशन होती है प्राइवेट स्कूलों में, तो वो कहते हैं आधार कार्ड दो मैंडेटरी वो मांगते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैंडेटरी नहीं है। तो वन डे एग्जामिनेशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू पलबन ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये ब्रिज बनाया जा रहा है तमिलनाडु में और नाम दिया गया है पलबन आइलैंड, ठीक है ना? पलबन आइलैंड पे ये पलबन ब्रिज बनाया जा रहा है और ये ब्रिज क्या करेगा कि ये बहुत बड़ा ये आप देख लो तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ब्रिज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये काम 2019 में चालू हुआ था लेकिन अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया जा सका है, ठीक है ना? तो इसी के ऊपर ये पूरा एंटायर थिंग्स है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ कि ये रेलवे ब्रिज होगा जो कनेक्ट करेगा आपका मेन रामेश्वर से साउथ इंडियन टाउन, जो इसको कह सकते हो कि ये 4 जो 4 मतलब कि 4 चार धाम को ये कनेक्ट करेगा, जिसमें आपका बद्रीनाथ जो नॉर्थ में है, द्वारका वेस्ट में है और उसके बाद पुरी ईस्ट में है, इसको कनेक्ट करने वाला है। इस ब्रिज का जो डिस्टेंस होने वाला है, लंबाई टोटल होने वाला है 2.05 किलोमीटर का होने वाला है और ये ब्रिज बनाया जा रहा है आपका रेल विकास निगम के द्वारा। टोटल बजट रखा गया है 545 करोड़ और इससे पहले जो ओल्ड एक पलमन ब्रिज था, देखो जो ओल्ड पलवल ब्रिज था उसको रिप्लेस करके न्यू पलवल ब्रिज बनाया जा रहा है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो तमिलनाडु में, ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, वन डे एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अपडेट। देखो पॉन्जी स्कीम क्या है इसके ऊपर हम लोग इकोनॉमी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इसमें थोड़ी मोरे पॉइंट से पढ़ लेना। देखो ये आपका जब हमारे देश में जो सबसे बड़ा आप देखोगे तो अभी सबसे बड़ी जो मतलब कि साइंस के रूप में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है चंद्रयान 3 का और साथ में आदित्य एल1 भी हमारे देश में अभी गोइंग थ्रू चल रहा है। तो यहाँ पे देखो तो उसके रिगार्डिंग साइंस से रिगार्डिंग बहुत सारी इसमें बातें कही गई है, तो इसको पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ टीवी एंकर हैं, 14 टीवी टेलीविज़न एंकर ऐसे हैं, जिनको मतलब कि बैन करने की बातचीत कर रहा है, बायकॉट किया जा रहा है कि इनके जो भी सीज़न आएँगे या जो भी ये अपना डिबेट वगैरह चलाएँगे, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे देखो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया और इसमें यहाँ पे देखो ये बहुत ही अच्छा संदेश है हमारे देश को, हमारे समाज को। कि ये कितना खूबसूरत सा संदेश है कि देखो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे प्रियम्बल पढ़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और इन्होंने देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कहीं न कहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश में एक स्पिरिट को बढ़ाता है, एक इंस्पायरेशन को बढ़ाता है, हमारे देश के इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड ये सारी चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही आप देखो तो एक सामाजिक तौर पे ये मैसेज देता है कि भैया अनेकता में एकता वाली भावना कैसे आ सकती है इसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो और क्या है न्यूज़ तो और कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट किया था और ये जो क्लाइमेट एक्शन सबमिट एम्बिशन सबमिट है, ये पार्ट किसका है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही पार्ट है, तो इस बात को याद रखना। यूएन क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट जो है वो पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इसमें क्या हुआ है सबसे बड़ा बात ये है कि चाइना, यूएसए और इंडिया ने इसमें भाग ही नहीं लिया। जो कि अगर आप बातचीत देखो तो 42% ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो ये मात्र 3 देश मिलकर के करते हैं और ये 3 देश शामिल नहीं थे इसमें। तो इसी के ऊपर ये सारी बातचीत चल रही है जो कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट को कोट किया गया है कि भैया पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट किया और पेरिस एग्रीमेंट में गए थे कि हम लोगों को प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड था ग्लोबल वार्मिंग का दर, उस पे लाना है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से 2 डिग्री के आसपास से पहुँच रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे एंटायर थिंग्स को देख लिया गाइस, तो आई होप यू आर
मतलब कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि ऐसे में मुझे ये पता नहीं चलता है कि आप सच में इसे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ कम से कम इतना ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।